हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि जो फोर्सेस हैं वो फोर्स मतलब होता क्या है इस चीज के बारे में हम लोगों ने देखा। और फोर्स के बाद फोर्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो मैं टाइप्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि ग्रेविटेशन किस चीज में फॉल करता है, मतलब कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये हम लोग को देखने को, ये हम लोग को समझने को मिले। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे दुनिया में फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस, चार हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगला जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट यानी कि फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार टाइप के फोर्स हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे दुनिया में जो हम लोग देखते हैं, जो ज़्यादातर हम लोग परसीव करते हैं, जो देख रहे हैं, मतलब कि उस दुनिया में ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रोल होता है। ये दो फोर्स ही मतलब कि कम्स इन टू प्ले। और ये जो दो फोर्स हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बोले तो एटम होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जिस चीज को बोलते हैं वो एटम है। और एटम के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स रखते हैं। तो इन दोनों से तो हमको कोई मतलब नहीं है अभी। और ये जो हैं, जो हमारे दुनिया में हम देखने को मिलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो दोनों फोर्स हैं, तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो देखते हैं कि हम लोगों के डेली लाइफ में मतलब कि क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ के एग्जांपल से ही समझते हैं। ये अर्थ है, यहाँ काफ़ी सारे ह्यूमंस हैं, काफ़ी सारे इंसान हैं। तो इसको हम लोगों को मतलब अर्थ से जो बाइंड करके रखता है, बाइंड करके मतलब बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। तो कोई ना कोई जो ताकत है, कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई ताकत है जो हम लोग को अर्थ से बाइंड करके रखता है, यानी कि बांध के रखता है। तो ये जो बांध के रखता है, ये कहीं ना कहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हम लोग को अर्थ से बांध के रखता है, अर्थ से हम लोग को चिपका के रखता है। तो ये एक तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, दूसरा समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये ग्राउंड है, अर्थ है, इसमें कोई बंदा अगर बॉल को ऊपर फेंकता है, बॉल ऊपर जा रहा है, फिर वो बॉल नीचे आने लगता है, कुछ देर बाद नीचे आकर जमीन में गिर जाता है, तो ये किसके कारण है भाई? ये किसके कारण है? ये भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। ये तो भाई सिंपल सा बात है जो हम लोग को देखने को मिलता है।
और एक बात और बताता हूं आप लोग को। जैसे कि ये अर्थ है, यहां पर मान लेते हैं मून है, कुछ दूर में मून है यानी कि चांद है। तो अर्थ में तो कुछ ना कुछ वाटर बॉडीज हैं, मतलब ओशियंस और सीस वगैरह हैं, सागर महासागर है, तो कुछ वाटर बॉडीज हैं यहाँ, ये वाटर बॉडी है। तो इसमें हम लोग को टाइड देखने को मिलता है। टाइड मतलब ज्वार भाटा, हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, मतलब कि राइज इन द सी लेवल हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग टाइड बोलते हैं। टाइड बोले तो ज्वार भाटा, ये टाइड देखने को मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? तो ये मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। मून जो है वो ग्रेविटेशनल मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो अर्थ को तो खींच नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता, इस चीज के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसके जो वाटर बॉडी है इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट डाल सकता है, कुछ इफेक्ट डाल सकता है। और इसी कारणवश मून का ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही हम लोग को ये जो टाइड है, मतलब कि जो वाटर बॉडी है, ये लहरा के फॉर्म में, जो लहर आता है ना, उसके फॉर्म में हम लोग को ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। तो ये हो गया। और समझते हैं, ये तो इतने ही बात हो गया। और मून जो है ये भी करता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण इधर इसको खींचता भी है, मतलब कि टाइड्स बनाता है। और ये जो मून है ये चारों तरफ घूमता भी है, अर्थ के चारों ओर घूमता भी है। तो अर्थ के चारों ओर ये घूम रहा है, मून जो है घूमता रहता है। तो मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है इसका भी रीजन। ये तो कुछ नहीं है, आगे मैं आप लोग को बताता हूं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको मान लेते हैं सन के चारों ओर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका भी रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मतलब कि ग्रेविटेशनल, ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये तो पढ़ने को बनता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल से ये समझा कि कहीं ना कहीं जो उन फेनोमेनन है, जो घटना घट रहा है, जैसे मून का चारों ओर घूमना, हम लोग जो बॉल फेंकते हैं उसको ऊपर जाना फिर नीचे आना, हम लोगों को बाइंड करके रखना अर्थ के साथ, इसका जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने को तो बनता ही है, हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। और एक बात और है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। मतलब जहां जहां मास है वहां ये लगता है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये यूनिवर्सल क्यों है? ये विश्वव्यापी क्यों है? यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स में ब्रह्मांड व्यापी क्यों है? क्योंकि जहां जहां यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि जहां जहां मास होगा वहां वहां ये काम पे आएगा। ग्रेविटेशन जो है काम पे आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो काम पे आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर पढ़ें तो एक ही फॉर्मूला है इसका, वो हम लोग को याद रखना है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये हम लोग का फॉर्मूला है ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने का। G यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसी से फॉर्मूला, मतलब यही इसी फॉर्मूला से और इसी वैल्यू से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और यहाँ पर
थोड़ा ये जो फॉर्मूला है इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं अगले स्लाइड पे। हम लोगों ने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है, ये फॉर्मूला है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। और हम लोगों को यहां पर ये जो G है वो हम लोग को पता है, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये इसका वैल्यू है। अगर यूनिट में इसका देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होगा इसका। तो m1 क्या है? m1 अगर देखें तो m1 क्या है? ये जो m1 है वो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और ये m2 जो है वो मास ऑफ सेकेंड बॉडी। r जो है r वो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। इतनी सी बात है, ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आगे देखते हैं कि ये जो G है इसके बारे में भी देख लेते हैं। G है, इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है। काफ़ी सारा लैब के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू भी पूछ लिया जाता है और इसका डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट है, ये इसका वैल्यू है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन वो होता है m-1 L3 T-2। ये इसका डायमेंशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ये जो G है, G के बारे में, जो बड़ा G है ना, कैपिटल G, इसको पहले तो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू 6.67 टू 10 की पावर -11, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और डायमेंशन m-1 L3 T-2। ये इसका डायमेंशन है। इन तीनों पॉइंट में से एक ना एक पॉइंट पे मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये काफी कई बार क्वेश्चन आ गया है। जो HELT का एग्जाम हो ना, HELT 24 का, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायमेंशन वाला पूछा गया था। ये कूट के प्रश्न में आया था, मैच करने वाले में। तो वही एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वही न्यूमेरिकल्स। मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। मास ऑफ मून दिया गया है हम लोग को 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। और डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दूरी है, वो भी दिया गया है 3.84 10 की पावर 8 मीटर। और G है वो तो हम लोग को पता है क्या, 6.67 इंटू 10 की पावर 11। तो अब फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सीधी सी बात है, पुट कर देंगे वैल्यू। फोर्स इज इक्वल टू G m1 यानी अर्थ का मास, m2 यानी मून का मास, अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे वैल्यूज को, तो हम लोग के पास आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 22। ये तो हो गया G m1 m2 r का स्क्वायर, मतलब 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, 2 इंटू 10 की पावर
20 न्यूटन, इतना फोर्स बनेगा। इतना फोर्स से जो धरती है वो चांद को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि खींच रहा है मतलब कि खींचने के कारण ही तो जो मोशन है वो मतलब कि रोटेशन होने लगता है, सर्कुलर मोशन होने लगता है ना। मतलब कि ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ये मून है, तो इसको ये खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ये लगातार। ये तो मैंने आप लोग को मोशन वाले चैप्टर में क्लियर किया था कि ये तो भाई आगे जाना चाहता है, इधर मूव करना चाहता है, ये इधर मूव करना चाहता है, लेकिन कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। अर्थ के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, इस पाथ पे घूम रहा है, इस पाथ पे यूं घूम रहा है, मतलब कि ऐसे घूम रहा है। तो इस कारण ऐसा है, मतलब धरती जो है अपनी ओर चांद को 2 × 10 की पावर 20 न्यूटन से अपनी ओर खींच रहा है। ये क्लियर हुआ? तो ऐसे ही छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। और जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी के बारे में जो बताया ना पिछले स्लाइड में, वो इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोग को। पहले तो जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। होता क्या है, बैकग्राउंड को समझ लेते हैं पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चल रहा हो। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पुलिंग फोर्स है, पुल नेचर का है, मतलब खिंचाव वाला है, धक्का तो दे नहीं सकता ये। मतलब फोर्स जो है, फोर्स किस चीज को बोलते हैं? पुश को बोलते हैं या पुल को बोलते हैं। यानी कि या तो धक्का या खिंचाव, या धक्का या खिंचाव। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल यानी कि खिंचाव वाला फोर्स है, केवल खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता, ये केवल खींच सकता है। तो खींचने वाला जो है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर उतने ग्रेविटेशनल फोर्स से ही खिंचा रहा है। कैसे? जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहां टॉप पे जाकर अपन एक यहां बॉल ड्रॉप कर देते हैं, एक बॉल ड्रॉप कर देते हैं नीचे की ओर। तो बॉल नीचे आ रहा है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है? नीचे आने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसके ऊपर और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग ऑन इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स वर्किंग ऑन इट। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इस पर कार्य कर रहा है। तो इसी को हम फ्री फॉल बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बल के अंदर त्वरण समाहित होता है। तो इसमें त्वरण कितना लग रहा है, कहीं ना कहीं त्वरण का बात आता है। तो उस त्वरण को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। अब फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है। m मतलब कि मास, g मतलब कि ये क्या है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको m1 ले लेते हैं, m1 के कारण है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। g कितना हो रहा है? g m2 बाय r स्क्वायर। और इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो g का वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लगभग हम लोग 10 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। इसे ही हम हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना, ये हम लोग कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा इसमें। फर्दर फॉर मोर न्यूमेरिकल्स, आप लोगों को मैंने मोशन यानी कि गति वाले में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इसमें भी लगेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा उसमें और इसमें, ये भी मैं बताता हूं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगेगा इसमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्री फॉल, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो इसमें डिफरेंस क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, मोशन वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर के फॉर्मूले में? तो a जो है वो रिप्लेस्ड हो गया है g से, क्योंकि a था वो तो एक्सेलरेशन था, त्वरण था, और ये गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इतना सा डिफरेंस है। और ये जो फॉर्मूला है, यहां पर ये a आना था, यहां पर भी a आना था, यहां पर भी a आना था, तो a की जगह g डाल दिया गया। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो a की जगह g हो गया। और एक और डिफरेंस होता है, वो साइन का होता है। साइन का होता है कि कब हम g का साइन कब हम माइनस लें, कब हम प्लस लें। जो g है इसका साइन कब हम माइनस लें, कब हम प्लस लें। तो इस चीज को समझते हैं। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता रहेगा, यानी कि कोई बंदा है जो बॉल को ऊपर फेंकता रहेगा, वो ऊपर फेंकना चाहेगा, तो मोशन वो ऊपर कराना चाह रहा है, तब जो g है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस केस में माइनस g लगेगा। और अगर कोई बंदा है वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, वहां से बॉल को नीचे फेंकना चाहता है, यू वांट टू थ्रो द बॉल डाउन साइड, तब वो मोशन जो है वो नीचे कराना चाहता है और g भी नीचे की ओर लग रहा है, तो उस केस में प्लस g लग जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक न्यूमेरिकल्स लेता हूं, उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि an object is thrown vertically upward. An object is thrown vertically upward. Vertically upward. Vertically upward and rises to a height of 10 meter and rises to a height of 10 meter. ठीक है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट was thrown upward. तो कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, ये है, ये पार्ट 1 है। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि टाइम टेकन कैलकुलेट करो, टाइम टेकन टू रीच द हाइट, टू रीच द हाइट, ये बोल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो 3 फॉर्मूला आप लोग को मैं बताया था। तो हम लोग को रिलेशन बनाना है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक जो बॉल है, बॉल मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो ऊपर फेंका जा रहा है, वो ऊपर फेंका जा रहा है और वो एक हाइट तक जाता है 10 मीटर तक। यानी हाइट मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस मतलब दे दिया, एस इज गिवन, एस दिया गया है। अब हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है। तो इसमें
जो v है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है। तो v है, v तो 0 है क्योंकि वो हाइट में जाता है फिर रुक जाता है 10 मीटर में, इतना हम लोग को जानकारी दिया गया है, वो हाइट पे जाके रुक जाता है, तो v विल बी 0। और 2a क्या होगा, हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस लगेगा, तो इंटू -10, 10 लेके चल रहे हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है, 10 लेके चल रहा है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ये हो रहा है। तो u इज इक्वल टू, और ये लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए, तो 14 मान के चलते हैं। 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसी से थ्रो किया गया होगा बॉल को या ऑब्जेक्ट को। अब दूसरा देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट वाला था, दूसरा देख लेते हैं कि टाइम टेकन टू रीच द हाइट। तो उस हाइट तक पहुंचने के लिए इसमें हम लोग को दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला चलेगा। तो देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो इसमें टाइम निकालना है, t निकालना है, तो v कितना है, v इज 0, u कितना है, u इज 14 एंड gt मतलब -g इंटू टी, -14 अपॉन 10, 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड, ये होगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक है मास और वेट, मास वर्सेस वेट, मास वर्सेस वेट के बारे में। वेट यानी कि वजन, वेट मतलब वजन, और मास मतलब द्रव्यमान। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, साइंस क्या कहता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली मास जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि ये अमाउंट है, किस चीज का अमाउंट है, मैटर का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर। तो जितना मैटर कंटेंट होता है उसी को हम मास बोलते हैं, ये अमाउंट ऑफ मैटर है। और वेट जो होता है ये फोर्स है, फोर्स का टाइप है, मतलब टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स का टाइप है। तो ये तो वेरिएबल होता है भाई, वेरिएबल, बिकॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे इस चीज को समझते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो मास है और वेट है, तो पहले तो वेट के बारे में देखते हैं, उसी से मास भी समझ में आ जाएगा। मैं तो बताया कि मास है वो कांस्टेंट है, वेट है वो वेरिएबल है, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेट कहीं ना कहीं फोर्स ही है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में मास, फोर्स जो है वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, मतलब फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, ये लग रहा है। तो वेट जो है वो फोर्स है, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। मतलब यहां से हम लोग को पता चलता है कि वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और जी के भी है, लेकिन जी वेरिएबल है, जी वेरिएबल है। अर्थ में तो जी फिक्स है, जी कांस्टेंट है, कितना है 9.8 या 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा, यही हम लोग को देखने को भी मिलता है। मतलब मोर द मास, ग्रेटर द मास बोलना चाहिए, ग्रेटर द मास,
ग्रेटर विल बी वेट। ये बात है, ठीक है।